हेलो स्टूडेंट, आई एम एम के त्यागी। और आज हम एक नए टॉपिक की बात करने वाले हैं, रिफ्रैक्शन थ्रू ए स्फेरिकल सरफेस। ठीक है। अब तक जो हमने रिफ्रैक्शन पढ़ा है वो एक प्लेन सरफेस से पढ़ा था। ठीक। ओके। तो लुक हेयर एस एस डैश रिप्रेजेंट ए कॉन्वेक्स सरफेस, ट्रांसपेरेंट सरफेस। ठीक है। एंड एस डैश सेपरेटेड टू मीडियम, मीडियम फर्स्ट रेयर मीडियम एंड सेकंड इज डेंसर एज शोइंग इन फिगर। ओके। तो थोड़ा देखो, मैंने लिख भी दिया है, ये चीज़ें थोड़ा एग्जाम में अच्छे नंबर दिला दिया करती हैं। लेट ए सरफेस, स्पेरिकल सरफेस एस एस डैश सेपरेटेड टू मीडियम से रेयर एंड डेंसर। ओके। हेयर एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट पॉइंट ओ फ्रॉम यू डिस्टेंस द पॉइंट पी। ओके। तो रे ऑफ लाइट स्टार्टिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट ओ या पॉइंट ओ, एक लाइट यहाँ से स्टार्ट करती है एंड स्ट्राइक ऑन स्पेरिकल सरफेस एट पॉइंट एम। डन। You know that very well, when a ray travel rarer to denser medium than refracted ray bend towards the normal. अब नॉर्मल क्या है? m इंसिडेंट पॉइंट, c सेंटर ऑफ कर्वेचर। और स्फेरिकल सरफेस के लिए नॉर्मल क्या होता है? इंसिडेंट पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिला दीजिए, ये जो एक लाइन होती है इसी को हम नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है। तो ये नॉर्मल हो गया, ये है हमारा रे का एक्चुअल डायरेक्शन। अब रे क्योंकि बैंड होगी नॉर्मल की साइड में तो वो नीचे बैंड हो जाती है, ये हो गई हमारी रिफ्रैक्टेड रे। तो फर्स्ट रे स्ट्राइक, सॉरी स्ट्राइक तो नहीं बोलेंगे, फर्स्ट रे इंसिडेंट एट पॉइंट आई, ऐसे बोल दो। ओके। अब देखिए, फर्स्ट रे की बात हो गई। सेकंड रे जो तुम देख पा रहे हो ये परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करती है हमारी सरफेस पर। ठीक है। अच्छा। एंड अनोदर रे इंसिडेंट ऑन सरफेस परपेंडिकुलरली एट पॉइंट पी। तो ये परपेंडिकुलर इंसिडेंट होते हैं, और तुम जानते हो अगर कोई रे सरफेस पर परपेंडिकुलर इंसिडेंट होती है तो वो ना तो वो किसी डायरेक्शन में डाइवर्ट नहीं होती, वो सीधी चली जाती है ना। तो ये रे सीधी जाती है। अब जरा ध्यान से देखते हैं, एक रिफ्रैक्टेड रे तो हमारे पास ये है, एक रिफ्रैक्टेड रे हमारे पास ये है, और ये दोनों रे एक दूसरे को पॉइंट आई पर जाकर मिलती हैं आई पर। तो इसको बोल दिया हमने इमेज, या ये कह सकते हैं यहाँ पर जाकर इसकी इमेज बन जाती है। ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, ये पॉइंट पी हो गया एज ए पोल, एज्यूम कर सकते हो इसको। तो डिस्टेंस बिटवीन पी एंड ओ रिप्रेजेंट बाय यू, यहाँ पर इमेज बनती है। डिस्टेंस बिटवीन पी एंड आई रिप्रेजेंट बाय वी। ओके। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो डिस्टेंस बिटवीन पी एंड सी रिप्रेजेंट बाय आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है। ओके। ओके। अब हम पॉइंट एम से जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है इस पर एक परपेंडिकुलर डालते हैं जो है एम पी डैश। तो एम पी डैश क्या है? एम पी डैश इज परपेंडिकुलर ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। आई होप ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब हम यूज करते हैं इसमें स्नेल लॉ। ओके। स्नेल लॉ क्या होता है भाई? स्नेल होता है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू 1 and 2। ओके। तो आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो क्या होगा? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है उसको इंसिडेंट एंगल बोलते हैं। तो इंसिडेंट रे ये हो गई, नॉर्मल ये हो गया, ये आई हो गया। रिफ्रैक्टेड एंगल क्या होता है? एंगल बिटवीन नॉर्मल, ये रहा नॉर्मल, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे ये रही, तो ये एंगल हो गया और ठीक। तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू 1 and 2। ओके। अब तुम्हें पता है इफ आई इज लेस देन 20 डिग्री and theta measure in radian, then we can say sin theta approximate equal to theta. Similarly cos theta approximate equal to 1 and tan theta approximate equal to theta. तो यहाँ साइन है तो मैं साइन आई को सिर्फ क्या बोल सकता हूँ? आई, क्योंकि यहाँ एंगल बहुत छोटे हैं। तो ये हो गया आई। साइन आर को क्या बोल सकते हो? सिर्फ आर। और 1 and 2 यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की क्या प्रॉपर्टी होती है? 1 and 2 को लिख देते हैं हम n2 अपॉन n1, ये तुम्हें पता ही होगा। ओके। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आई एन वन आर एन टू, ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है। अब हमें क्या करना है, मैं पूरा बता देता हूँ एनालिसिस। मुझे आई और आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है। अब जरा डायग्राम में आते हैं। डायग्राम में देखिए आई किन दो लाइन के बीच है?
आई एक इस लाइन और एक इस लाइन के बीच है, और ये लाइन मिलकर बनाती हैं कौन सा एंगल, ये लाइन आगे चली गई यहाँ पर सी पर, ये ऊपर, ये एम पर, ठीक है। तो हमारा ट्राइंगल बन गया ओ एम सी। ओके, तो इन ट्राइंगल ओ एम सी आई इज एक्सटीरियर एंगल, और वी नो दैट वेरी वेल एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू टू इंटीरियर एंगल, और इंटीरियर इस ट्राइंगल में इंटीरियर एंगल क्या है, अल्फा और बीटा। ये हमने पढ़ा है ना 10th क्लास में, जैसे ये कोई ट्राइंगल है। ओके, तो ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, ये एंगल दो इन इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल हुआ करता है, वही प्रॉपर्टी अपने को यूज करनी है। तो यहाँ एक्सटीरियर एंगल क्या है आई, और इंटीरियर अल्फा प्लस बीटा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। तो i इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। सिमिलरली अब i की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। r देखो, r ये रहा, इस लाइन और इस लाइन के बीच है, ये दोनों लाइन एक दूसरे को m पर इंटरसेक्ट करती हैं, फिर ये c पर पहुंचती है और ये i पर। तो दूसरा ट्रायंगल क्या होगा, एम आई सी। तो इन ट्रायंगल एम आई सी यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल क्या है, बीटा, इंटीरियर गामा एंड आर। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, बीटा इज इक्वल टू आर प्लस गामा। तो देखिए बीटा इज इक्वल टू आर प्लस गामा या गामा प्लस आर, एक ही बात है, लेकिन वैल्यू तो मुझे आर की चाहिए, तो आर इज इक्वल टू बीटा माइनस गामा। ओके, आई की वैल्यू आ चुकी है, आर की वैल्यू आ चुकी है, ये दोनों वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। तो वैल्यू ऑफ आई एंड आर पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, डन। तो देखो भाई आई की वैल्यू क्या, अल्फा प्लस बीटा लिख दिए, आई की वैल्यू यहाँ पुट करनी है अपने को, और आई की वैल्यू क्या अल्फा प्लस बीटा, तो लिख दिया अल्फा प्लस बीटा इंटू एन वन इज इक्वल टू का साइन आ गया। फिर क्या है यहाँ पर आर, और आर की वैल्यू है बीटा माइनस गामा इंटू एन टू था, एन टू लिख दिया, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, अल्फा एन वन बीटा एन वन इज इक्वल टू बीटा एन टू माइनस गामा एन टू। बीटा बीटा हमें दो नजर आ रहे हैं। ओके, तो इसको मैं इधर लेके आता हूँ, ये नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, तो अल्फा एन वन एज इट इज प्लस बीटा एन टू, ये वैल्यू इधर आ गई है, और जब ये इधर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, और दोनों में बीटा कॉमन है, तो बीटा कॉमन एन टू, और इसका नेगेटिव इसके साथ आ जाएगा माइनस एन वन, इक्वेशन 2। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन 2, ठीक है। अब इक्वेशन फर्स्ट को हमने सोल्व करना था, इसलिए आई आर की वैल्यू रख दी है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई, सोल्व करते आए तो अब हमारी इक्वेशन अल्फा बीटा गामा की टर्म्स में आ गई। तो अब हमें कैसे भी करके अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और वो कैसे निकालते हैं जरा देखते हैं डायग्राम की ओर चलकर। ओके, देखिए मैंने क्या अल्फा किस ट्राइंगल में नजर आ रहा है, ओ पी डैश एम में, ध्यान दो ये तो है अल्फा, तो ये किस ट्राइंगल में नजर आ रहा है, ओ पी डैश एम में। तो देखो बाय ट्राइंगल ओ पी डैश एम, तो टेन इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टेन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है इस ट्राइंगल में, पी डैश एम, बेस कितना है ओ पी डैश, लेकिन तुम जानते हो ओ पी डैश नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पी डैश ओ, बिकॉज ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड बाय पोल। तो ये हो गया टेन अल्फा इज इक्वल टू पी डैश एम अपॉन पी डैश ओ। ट्राइंगल को ऊपर जो रे डायग्राम है उसको ढंग से देखना, और तुम्हें पता है अगर अल्फा बहुत छोटा होता है तो टेन अल्फा को हम सिर्फ अल्फा ही एज्यूम कर लेते हैं, तो वही चीज़ हमने यहाँ की है। तो टेन अल्फा को सीधा क्या लिख दिया है, अल्फा, और वैल्यू इज पी डैश एम अपॉन पी डैश ओ, सॉरी पी डैश एम अपॉन पी डैश ओ। ओके, सिमिलरली बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी देखते हैं जरा, बीटा बोले तो टेन बीटा, तो टेन बीटा इज इक्वल टू वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है पी डैश एम, बेस कितना है पी डैश सी, तो बीटा की वैल्यू पी डैश एम अपॉन पी डैश सी। एक्चुअली ये बीटा नहीं टेन बीटा है, लेकिन टेन बीटा को हम बीटा लिख सकते हैं। इसी तरीके से हम गामा की वैल्यू निकाल देंगे। देखो गामा किस ट्राइंगल में है, गामा है एम पी डैश आई में, किसमें, एम पी डैश आई में, जिसका परपेंडिकुलर है पी डैश एम और बेस है पी डैश आई, तो गामा इक्वल टू पी डैश एम अपॉन पी डैश आई। अब वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा गामा पुट इन इक्वेशन सेकंड, तो वैल्यू रख देते हैं। इक्वेशन सेकंड कहाँ पर है, ये रही इक्वेशन सेकंड। तो पहले अल्फा की वैल्यू चाहिए हमें,
अल्फा की वैल्यू क्या है, पी डैश एम अपॉन पी डैश हो, लिख दिया है पी डैश एम अपॉन पी डैश हो इंटू n1 इसके साथ है तो वो लिख दिया है। फिर क्या आता है, प्लस का साइन, प्लस आ गया। फिर क्या इसकी वैल्यू लिखनी है, यहाँ पर देखो गामा की वैल्यू लिखनी है। गामा की वैल्यू क्या है, पी डैश एम अपॉन पी डैश आई, लिख दिया है पी डैश एम अपॉन पी डैश आई इंटू एन टू लिख दिया है, इज इक्वल टू का साइन आया। फिर किसकी वैल्यू लिखनी है हमको, बीटा की। जरा देखते हैं बीटा की वैल्यू कितनी है, पी डैश एम अपॉन पी डैश सी, वैल्यू लिख देते हैं पी डैश एम अपॉन पी डैश सी, ये सी है, ठीक, पी डैश एम अपॉन पी डैश सी ब्रैकेट एन टू माइनस एन वन। ओके, अब पी डैश एम इधर से कॉमन आएगा, इधर पी डैश एम अकेला है वो कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, एन वन अपॉन पी डैश ओ प्लस एन टू अपॉन पी डैश आई इज इक्वल टू, पी डैश एम कैंसिल हो चुका है तो एन टू माइनस एन वन अपॉन पी डैश आई। अब जरा देखते हैं, सेपरेशन बिटवीन पी एंड पी डैश इज वेरी नेग्लिजिबल। तो अगर इनके बीच का डिस्टेंस नेग्लिजिबल है तो ज़रा ध्यान से देखना है हमें। मैं पी डैश ओ देखो यहाँ है ना ये पी डैश ओ, ये देखिए ज़रा, ये जो पी डैश ओ है, पी डैश ओ को हम सीधा क्या कह सकते हैं, पी ओ, क्योंकि पी और पी डैश के बीच का डिस्टेंस बहुत कम है, तो पी डैश ओ अप्रोक्सीमेट इक्वल टू पी ओ। सिमिलरली पी डैश आई को पी आई बोल सकते हैं, एंड पी डैश सी, सॉरी यहाँ पर तो सी आएगा, और पी डैश सी को हम अप्रोक्सीमेट क्या बोल सकते हैं, सिर्फ पी सी। तो इस इक्वेशन को अब थोड़ा करेक्ट करके लिख लेते हैं। ओके, तो करेक्ट करके लिखते हैं, देखो जरा इस इक्वेशन को अपन, तो इसको चलो इक्वेशन एज्यूम कर लीजिए कुछ, इसको इक्वेशन एज्यूम कर लेता हूं मैं, इक्वेशन नंबर थर्ड। तो अब देखते हैं, इस पेज को थोड़ा नज़दीक लाओ, ऐसे, तो बाय इक्वेशन थर्ड, ओके, तो क्या है हमारी इक्वेशन है पी डैश ओ, सॉरी एन वन अपॉन पी डैश ओ, तो एन वन अपॉन पी डैश ओ को सिर्फ क्या लिख दोगे, पी ओ, ठीक है। फिर क्या है, एन टू लिख दिया है, अपॉन पी डैश आई है, पी डैश आई को सिर्फ क्या लिख दोगे, पी आई, ओके, और इज इक्वल टू, फिर क्या है, एन टू माइनस एन वन अपॉन पी डैश आई, सॉरी पी डैश सी को सिर्फ क्या लिख दोगे, पी सी। इसका काम खत्म। अब हम आ जाते हैं इस पर, ठीक, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 4, चाहे कोई इक्वेशन मानो या नहीं, कोई मुद्दा नहीं है। ओके, अब साइन कन्वेंशन का यूज करते हैं। ओके, तो यूजिंग साइन, तो देखिए साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग पी ओ क्या है, पी ओ इज यू, बट इस डायरेक्शन की जो वैल्यू होती है हमको नेगेटिव एज्यूम करते हैं, राइट। तो एन वन अपॉन पी ओ को क्या लेंगे, माइनस यू, ओके, प्लस एन टू अपॉन, अब वैल्यू आएगी पी आई की, देखिए पी आई इज वी, वी पॉजिटिव लेंगे क्योंकि ये राइट डायरेक्शन में है इसमें। अब इज इक्वल टू का साइन है वो लगाया, फिर क्या है, एन टू माइनस एन वन एज इट इज अपॉन पी सी की वैल्यू। अब देखते हैं डायग्राम में पी सी की वैल्यू, पी सी की वैल्यू क्या है, आर, इस डायरेक्शन की वैल्यू को अपन पॉजिटिव लेंगे तो ये आ गया आर। अब क्या है, अब इसको सिंपली तरीके से सोल्व कर लीजिए, एन टू अपॉन वी माइनस एन वन अपॉन यू इज इक्वल टू एन टू माइनस एन वन अपॉन आर। ये हो गया हमारा रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला फॉर ए स्फेरिकल सरफेस, राइट। इस ये रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला हो गया किसी भी स्फेरिकल सरफेस के लिए, चाहे वो सरफेस कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव, डन। अब हम इसको एक तरीके से वैसे और भी लिख सकते हैं, और वो मेथड क्या हो सकता है, ज़रा ध्यान से देखते हैं। अगर मैं यहाँ से इस इक्वेशन से n1 को कॉमन ले लेता हूँ,
तो यहाँ क्या बचेगा, n2 अपॉन n1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू अगेन n1 कॉमन, तो n2 अपॉन n1 माइनस 1 अपॉन r. You know that n1 से n1 कैंसिल एंड you know that very well. n2 अपॉन n1 को क्या लिख दोगे, 1n2 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1n2 माइनस 1 अपॉन r. तो ये भी हमारी एक दूसरी फॉर्म हो गई. तो ये और ये जो दो हमारे पास फॉर्मूले हैं, ये हैं स्फेरिकल सरफेस के लिए रिफ्रैक्शन के फॉर्मूले जो हमें याद रखने हैं और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं. ठीक है, अब इससे रिलेटेड जो छोटी बातें हैं कुछ, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. तो ओके, थैंक यू एंड बाय.